हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी फीड। आज हम फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हम विजन आईएएस के क्विक रिवीजन मॉड्यूल से कंप्लीट कर रहे हैं, जो आप विजन आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हम इस सीरीज में पॉलिटी को बड़े ही होलिस्टिक वे में कंप्लीट कर रहे हैं और बड़े ही कम टाइम में। चलिए बिना ज़्यादा टाइम लिए शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 22 ये आता है अरेस्ट एंड डिटेंशन की प्रोटेक्शन के लिए। दिस आर्टिकल कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम। तो इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे फॉर ऑर्डिनरी लॉ, सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो देखो, फर्स्ट पार्ट में इन ऑर्डिनरी लॉ जो राइट्स हमारे पास हैं, दैट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, कि जब भी अगर किसी को अरेस्ट किया जाएगा उसको इन्फॉर्म करना होगा और बताना होगा कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट इज राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। थर्ड पॉइंट आता है अरेस्ट करने के 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना होगा। नेक्स्ट इज अगर मजिस्ट्रेट फर्दर डिटेंशन नहीं देते हैं तो विद इन 24 आवर्स उनको रिलीज करना होगा। ये राइट्स एनिमी एलियन पे अवेलेबल नहीं होता, और जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए हमारे पास अलग लॉ है, तो ये लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन पे भी लागू नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो अगर किसी का अरेस्ट हुआ है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, तो ही ऑल्सो हैज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड द ग्राउंड्स। लेकिन अगर ऐसा करना पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो जरूरी नहीं कि ये डिस्क्लोज किया जाए। सेकेंड पॉइंट इज द डिटेंशन के अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन का भी राइट है। नेक्स्ट आता है अगर एडवाइजरी बोर्ड सजेस्ट नहीं करता तो उनको 3 मंथ्स के बाद रिलीज किया जाएगा। और एप्लीकेबिलिटी ऑफ राइट की बात है तो बोथ सिटीजन एज वेल एज एलियंस के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होता है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर लेजिस्लेटिव पावर्स के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन कैसे है। तो पार्लियामेंट के पास जहां पे एक्सक्लूसिव पावर है वो एरियाज हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। और पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स इन बिलो पॉइंट्स पे बना सकते हैं लॉज, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी। कमिंग नेक्स्ट, अभी बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। तो यहाँ हमारे पास दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर को, जबकि आर्टिकल 24 बात करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा की, इसमें प्रोहिबिशन की। तो आर्टिकल 23 को डिटेल में देखते हैं। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इज प्रोहिबिटेड, बेगार दैट इज फोर्स्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड, या फिर सिमिलर फॉर्म ऑफ अगर कोई फोर्स्ड लेबर है तो उसको भी प्रोहिबिट करता है। ये सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों पे अप्लाई होता है। ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को अगेंस्ट द स्टेट एंड प्राइवेट पर्संस एज वेल। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है कि मिलिट्री सर्विस और सोशल सर्विस के लिए स्टेट कैन इम्पोज कंपलसरी सर्विस, तो वो किसी को भी बुला के कंपलसरी सर्विस करा सकती है इफ इट इज नीडेड। जो लेजिस्लेशंस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को चेक करने के लिए बनी है उनमें है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 24 की, जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा की बात करता है, यहाँ आता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स ऑफ एज, वो किसी फैक्ट्री में, माइन में और किसी अदर हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ सिटीजनशिप स्टेटस, तो ये सबके लिए है, इधर दे आर इंडियन सिटीजन और दे आर फ्रॉम आउटसाइड। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ये हार्मलेस और इनोसेंट वर्क पे अप्लाई नहीं होता। देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑन दीज पॉइंट्स। Regarding the legislations made, first is Child Labor Prohibition and Regulation Amendment Act of 2016. पहले ये एक्ट 1986 में बना था एंड फाइनली इन 2016
also prohibits the employment of children below 14 years in all occupation and processes. और जो 14 years and 18 years के बीच में है, जिनको हम adolescent बोलते हैं, वो certain hazardous occupations और processes में काम नहीं कर सकते। यहाँ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें हमारे पास 4 राइट्स हैं, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की। तो कॉन्साइंस का मतलब है विचारधारा से रिलेटेड, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। सेकंड इज प्रोफेशन। प्रोफेशन होता है कि स्पेल आउट ऑफ रिलीजियस बिलीव्स। प्रैक्टिस में आता है कि हम क्या रिचुअल्स फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोपेगेशन, कि हम सेमिनार्स करते हैं, बुक्स लिखते हैं फॉर प्रमोशन ऑफ आवर रिलीजन। नेक्स्ट इज कि यहाँ पे हम दूसरों को कन्वर्ट कर सकते हैं टू आवर ओन रिलीजन, बट इट शुड बी पीसफुल। यहाँ पे कोई फोर्सफुली नहीं अलाउ करते। सेकंड आर्टिकल इज आर्टिकल 26। ये बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की। देखो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ की। नेक्स्ट इज आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। ये ट्रू सेकुलर कैरेक्टर दिखाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि यहाँ पे हर धर्म पे स्पेंड करना होगा, और जो टैक्सेशन है उससे हमें फ्रीडम मिली है, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा इफ वी आर प्रमोटिंग ए रिलीजन। आर्टिकल 28 बताता है कि जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस तरीके से बताई जाएंगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, आर दे अलाउड और नॉट। सो कमिंग फॉरवर्ड, आर्टिकल 25 की बात करते हैं, दैट इज फ्रीडम टू एन इंडिविजुअल। तो इसमें है ऑल पर्सन्स आर इक्वल एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। मतलब जो रिलेशन विद गॉड है वो सबका अपने अकॉर्डिंग हो सकता है, दैट इज देयर इज इनर फ्रीडम। सेकंड इज राइट टू प्रोफेस। यहाँ पे बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ की। हम ओपनली एंड फ्रीली स्पेल आउट कर सकते हैं हमारे रिलीजियस बिलीफ्स। नेक्स्ट आता है राइट टू प्रैक्टिस। देखो जब हम वर्शिप करते हैं, कुछ रिचुअल सेरेमनीज कुछ मेंशन होता है हमारे रिलीजन में, तो ये राइट हमें परमिशन देता है, अलाउ करता है, फ्रीडम देता है कि हम वो सारे रिचुअल्स फॉलो कर सकें, जैसे किरपान रखना, टर्बन पहनना या क्रॉस सिंबल रखना। तो ये सब इसके पार्ट हैं। नेक्स्ट इज राइट टू प्रोपोगेट। इसमें हम बात करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ की। तो हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं या बुक्स लिख रहे हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, और हम यहाँ पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसी को अपने रिलीजन में, लेकिन वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। ये एप्लीकेबल होता है सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन्स पे। आगे चलते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, और जो फंडामेंटल राइट्स के तहत हमें जो राइट्स दिए गए हैं तो उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 26 की। तो रिलीजियस अफेयर्स हम खुद मैनेज कर पाए, ये उस चीज की पावर देता है, जैसे कि राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। सेकंड आता है कि टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। थर्ड इज कि अगर हमें कोई प्रॉपर्टी ओन करनी है फॉर religious purpose. Next is कि we have to administer that property as per the law. इसमें कुछ exception भी हैं, वही same which were in Article 25, public order, morality and health. Article 27 बात करता है अगर हम अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, इन दैट सिनेरियो हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। एंड आर्टिकल 28, द लास्ट आर्टिकल इन फंडामेंटल राइट्स ऑफ right to freedom of religion is the freedom from attending religious instructions. तो देखो हमारे पास 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। फर्स्ट इज जो कि स्टेट द्वारा गवर्न किए जाते हैं, दैट इज गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए या फिर अदर जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं। वहां पे कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है कि वहां पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी। सेकंड आता है ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि एडमिनिस्टर्ड तो किए जाते हैं स्टेट द्वारा, बट उनको एस्टेब्लिश्ड किया गया है किसी
ट्रस्ट या फिर एंडोनमेंट के थ्रू। जस्ट फॉर एन एग्जांपल लाइक मदरसा, यहाँ पे कंप्लीट परमिशन है एंड इट कैन बी मेड कंपलसरी ऑल्सो, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं। थर्ड आता है इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, दैट इज ये है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और अनएडेड भी हैं, तो यहाँ पे वॉलेंट्री बेसिस पे होता है लेकिन कंसेंट इज रिक्वायर्ड। ऑल्सो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि प्राइवेट हैं बट एड प्रोवाइड करता है स्टेट उनको, ऐसे में भी वॉलेंट्री बेसिस पे अलाउ हो सकता है लेकिन कंसेंट इज रिक्वायर्ड। आगे चलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पे। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 29 दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड आर्टिकल नंबर 30 राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो यहाँ पे मेंशन तो है माइनॉरिटीज लेकिन कुछ राइट्स में मेजोरिटी भी इंक्लूडेड है। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 29 की, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यहाँ मेंशन है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया टू कंजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। तो यहाँ पे माइनॉरिटी वर्ड यूज नहीं किया गया है, इवन मेजोरिटी पीपल आर आल्सो इंक्लूडेड हियर। नेक्स्ट पॉइंट इन आर्टिकल 29 क्लोज टू एक्सेस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर हमें एक्सेस लेना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो स्टेट किसी को प्रोहिबिट नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हिंदू मदरसे में जाके पढ़ना चाहते हैं तो उनको मदरसे वाले मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट ये हम बात कर चुके हैं, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द सेक्शंस इंक्लूडिंग मेजोरिटी, एप्लीकेबिलिटी दैट इज टू द सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 30, ये माइनॉरिटीज के लिए है। तो द माइनॉरिटीज कैन बी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक एज वेल, तो उनके पास राइट है टू एडमिनिस्टर एंड एस्टेब्लिश एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। सेकंड आता है दे हैव द राइट टू गेट एडिक्वेट कंपनसेशन, अगर प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली जाती है स्टेट के द्वारा। थर्ड इज स्टेट कुछ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती अकॉर्डिंग अगेंस्ट दैट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये आर्टिकल सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है और जो टर्म माइनॉरिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 31 राइट टू प्रॉपर्टी अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है, इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। कमिंग टू द लास्ट राइट दैट इज आर्टिकल नंबर 32 इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस राइट को डॉक्टर अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। सुप्रीम कोर्ट बता चुका है कि दिस राइट इज कम अंडर बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर हम इस राइट को बेसिक फीचर में नहीं रखेंगे तो बाकी राइट्स हमारे खतरे में पड़ जाएंगे। यहाँ पे कुछ फॉलोइंग प्रोविजंस हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वोलेट होते हैं तो। सेकंड इज सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू डायरेक्ट, ऑर्डर और रिट डालने का फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। थर्ड इज पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो दूसरे कोर्ट्स अदर देन सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर कर सकते हैं फॉर द डायरेक्शन, ऑर्डर्स एंड रिट इशू के लिए। एंड एज पर दिस आर्टिकल हमने CAT, SAT, JAT ये बनाए हुए हैं। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट जो है दैट विल नॉट बी सस्पेंडेड इन नॉर्मल सिनेरियोज, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई और प्रोविजन गिवन है तो ये सस्पेंड हो सकते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी कुछ राइट्स हमारे सस्पेंड होते हैं। कमिंग फॉरवर्ड, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू वेरियस रिट्स अंडर द आर्टिकल 32 एंड 226। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। फर्स्ट पॉइंट इज हेबस कॉर्पस। तो इसमें क्या होता है कि एक सिनेरियो देखो, अगर किसी बंदे को अथॉरिटीज ने या फिर प्राइवेट एंटिटी ने डिटेन कर लिया है लेकिन उसको प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन नहीं दी है, तो इन दैट सिनेरियो हमारे जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैं वो ये रिट इशू कर सकते हैं
टू ब्रिंग दैट पर्सन इन द कोर्ट, और उसके बाद कोर्ट चेक करेगा कि जो रीजन है फॉर हिज डिटेंशन वो ठीक है या नहीं। अगर प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है डिटेंशन की तो उसको फ्री कर दिया जाएगा। ये रिट पब्लिक अथॉरिटीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट हो सकती है। सेकंड हम बात कर लेते हैं मैंडेमस की। मैंडेमस लगाया जाता है टू गिव एन ऑर्डर और टू कमांड अ पर्सन, कॉरपोरेशन, लोअर कोर्ट, पब्लिक अथॉरिटीज या स्टेट अथॉरिटी को कि वो कुछ परफॉर्म करें स्पेसिफिक ड्यूटी। ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर बॉडी के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता। ऑल्सो प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन जुडिशियल कैपेसिटी इनके अगेंस्ट भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोहिबिशन। ये रिट इशू होता है अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई लोअर कोर्ट है और वो कोई ऐसा केस ले लेता है जिसकी जुरिस्डिक्शन उसके पास नहीं है, तो ऐसे केस में अपर कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बोल सकता है सो दैट दैट बॉडी विल रिमेन विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स jurisdiction. द नेक्स्ट इज शशराय। तो इसमें एक हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को ये रिट इशू करता है टू ट्रांसफर ए पेंडिंग केस या फिर टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द केस। तो इसमें क्या है कि प्रोहिबिशन के केस में तो हम प्रिवेंट करते हैं टू टेक दैट कोर्ट टू टेक दैट केस इन द लोअर कोर्ट अगर वो उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, लेकिन वो केस ले चुके हैं या फिर वो कोई ऑर्डर दे चुके हैं, तो ऐसे सिनेरियो में हायर कोर्ट उस केस को अपने पास ले सकता है और क्वैश कर सकता है उस ऑर्डर को। और ये रिट अवेलेबल नहीं है लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। लास्ट हमारे पास आता है क्यूओ वेरेंटो। यहाँ पे हम चेक करते हैं अथॉरिटी ऑफ ए पर्सन हु इज होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस। जैसे अगर किसी पर्सन के पास सीवीसी की हेड पोस्ट है और उनके खिलाफ खुद करप्शन के केसेस हैं, सो इन दैट सिनेरियो ए कोर्ट कैन आस्क कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाई आर यू होल्डिंग दिस पोजीशन। ही हैज टू कन्विंस द कोर्ट, देन ओनली ही कैन होल्ड दैट ऑफिस। So coming next, there are some important points related to Article 32. First point is Article 32 ने सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स बनाया है। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता टू एंटरटेन एंड एप्लीकेशन जहां पे फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट की बात हो रही हो। नेक्स्ट इज पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है दैट इज ओरिजिनल, लेकिन वो एक्सक्लूसिव नहीं है। ओरिजिनल का मतलब है एक सिटीजन डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, जरूरी नहीं कि वो अपील के तरीके से ही जाए, लेकिन ये केस एक्सक्लूसिव नहीं होता। इसका मतलब है जरूरी नहीं वो सिटीजन सुप्रीम कोर्ट में ही जाए, वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है अंडर आर्टिकल 226। नेक्स्ट इज जो जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है, तो उनमें क्या डिफरेंस है। दोनों ही इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करते हैं। सेकंड इज फॉर एनी अदर पर्पस दैट इज अदर देन द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर वो लीगल राइट के इन्फ्रिंजमेंट की बात हो रही है। तो अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का थ्रू आउट इंडिया रहेगा, लेकिन हाई कोर्ट का रहेगा जो पर्टिकुलर हाई कोर्ट है उसके जुरिस्डिक्शन में जो एरिया आता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन इज अलाउड ओनली इन द केस अगर जो कॉज ऑफ एक्शन है वो उस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में हो तो। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज ऑफ रिट पावर। यहाँ पे मैंडेटरी है कि उनको रिट इशू करना, दे कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज, लेकिन यहाँ हाई कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है, दे मे रिफ्यूज। इसका मतलब है अगर कोई इंसान एक सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है कि उसके राइट्स दैट इज फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को मैंडेटरीली वो केस लेना होगा, वो रिफ्यूज नहीं कर सकते, लेकिन हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 33।
तो जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या एनालोगस फोर्सेस हैं, तो ऐसे फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ऐसी पावर पार्लियामेंट के पास है। सेकेंडली, अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है किसी एरिया में, तो वहां पे भी फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 35 कि कुछ फंडामेंटल राइट्स के इफेक्ट में लाने के लिए अगर कोई लॉ बनाया जाएगा तो वो पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगी ऐसा लॉ बनाने की। जैसे कि रेजिडेंस को एक कंडीशन बनाया गया है फॉर गिविंग रिजर्वेशन, तो वो आर्टिकल 16 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। ऑल्दो ये एक स्टेट में अप्लाई होता है, बट द लॉ कैन ओनली बी मेड बाय पार्लियामेंट। सेकंड, द प्रिस्क्राइबिंग द पनिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ऐसा भी जो लॉ है वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। हमारे पास कुछ राइट्स है, दोज आर आउटसाइड द पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी भी बात हम कर लेते हैं। तो ऐसे जो लॉ हैं दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, या फिर लीगल राइट्स हम बोल सकते हैं उनको, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। इसमें फर्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 265, कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा या फिर कलेक्ट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। सेकंड पॉइंट इज आर्टिकल 300 ए। इस आर्टिकल की बात हम कई बार कर चुके हैं। दिस इज द राइट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू दिस राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को हमने फंडामेंटल राइट से हटा के, और साथ में आर्टिकल 19(1)(f) एंड आर्टिकल 31 जो कि दोनों ही राइट टू प्रॉपर्टी के लिए हैं, इनको हमने 300A में डाल दिया था। तो अब ये एक लीगल राइट बन चुका है एंड फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 301, जहां पे हम बात करते हैं कि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स है दैट विल बी सेट टू फ्री। नेक्स्ट इज आर्टिकल 326, ये बात करता है एडल्ट सफरेज की इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऐसे जो राइट्स हैं जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इनके केस में जो एग्रीव्ड पर्सन है he cannot go to Supreme Court directly, but he can go to High Court by an ordinary suit under the Article 226। दोस्तों, ये था फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 का क्विक रिवीजन मॉड्यूल, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और रिवीजन सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यूपीएससी फीड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल एंड फॉर अपडेट्स।